हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। कैपेसिटेंस में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ लिया था और कैपेसिटेंस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हमने पढ़ा था कि हमने कैपेसिटर था और कैपेसिटर के अंदर हमने कंप्लीटली फिल्ड एक बार क्या एरिया को डिवाइड करता हुआ K1 और K2 दो पढ़ लिए थे और सेपरेशन D। एक बार हमने प्लेट को डिवाइड करता हुआ K1 इसका D1 और K2 D2, ये A1 और ये A2। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पढ़े थे जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा का पूरा जो गैपिंग थी, स्पेस प्रेजेंट था, वो पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर रहा था। यानी कि D जितना है पूरा D यहाँ पे जितना है D1 D2 भले ही कंबाइन कर रहा हो लेकिन टोटल D डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब यहाँ पे एक केस और आता है जिसमें हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट, बट यहाँ पे प्लेट के अंदर कैपेसिटर डाला गया और कैपेसिटर की थिकनेस, पहली चीज तो थिकनेस कैसी होनी चाहिए, इसकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और कहा गया कि यहां से लेके यहां तक T इसकी थिकनेस है, तो कुछ स्पेस भी तो बच जाएगा, ये स्पेस और ये स्पेस। अगर हम मान लें कि पूरी डिस्टेंस इसके बीच में कितनी है, स्मॉल d, तो ये जो हिस्सा है ये वाला और ये वाला दोनों को मिला के इतना हिस्सा और इतना हिस्सा कितना बचेगा, d माइनस टी, क्योंकि टी निकाल देंगे तो पूरा का पूरा क्या डी हो जाएगा। तो हमारे पास जो हिस्सा बचता है वो डी माइनस टी और जो कवर हो चुका है वो कितना हो जाता है टी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस स्मॉल टी। अब इस तरह की कुछ कंडीशन है, हमें निकालना है क्या, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वजह से हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया था, इसकी वजह से हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया था। पैरेलल प्लेट जब तक नॉर्मल थी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये भी हमने फाइंड कर लिया था। इसकी वजह से जो थी K1 K2/2, इसकी वजह से क्या थी K1 K2/K1 प्लस K2। लेकिन इसकी वजह से कितनी होगी, छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका जो फार्मूला है जो लास्ट में आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और आपके जेई और नीट के एग्जाम पे इन पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके कैपेसिटेंस नाम के टॉपिक से ही होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं capacitance due to the dielectric slab of thickness T in a parallel plate capacitor। तो यहाँ पे जब इसको डाला गया तो डालने से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लें E नॉट, यानी कि वैक्यूम स्पेस के लिए कितना हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्पेस रीजन, जो रिमेनिंग रीजन है उसकी वजह से E नॉट लग रही होगी, लेकिन जो थिकनेस आएगा उसकी वजह से क्या लग रही होगी, E K, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कितना लेट कर लेते हैं, कैपिटल K। तो E K कितना हो जाएगा, E K वर्क करता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन K के बराबर, क्योंकि जब हम मीडियम K की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, K हो जाता है। तो जब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है कितनी, E नॉट अपॉन K। इसकी वजह से अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से जो आपके पास T थिकनेस है V ड्यू टू T कितना हो जाएगा,
V का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? dV/dr। तो यहाँ से अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड T की वजह से कितनी लग रही है? EK, और थिकनेस कितनी है? T। तो यहाँ पे लिखेंगे EK इंटू T, और V ड्यू टू D माइनस टी, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? E0 D माइनस टी, क्योंकि यही हो जाएगा सेपरेशन। और मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी साइन होता है किसी भी अलजेब्रिक वैल्यू के बीच में तो उसका मतलब ही मल्टीपल होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन दोनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से, सब तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे ना। तो V नेट क्या हो जाएगा? E0 D माइनस टी और प्लस में EK इंटू टी। अब यहां पे अगर हम EK की जगह पे वैल्यू रख दें कितनी? E0 अपॉन K के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? E0 D माइनस टी प्लस E0 अपॉन इंटू टी बाई के। तो यहां पे जब हम V नेट के टर्म्स में इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास टोटल V नेट हो जाएगा। और हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है? Q बाई V। यही तो फार्मूला होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमें V के टर्म्स में निकालना है, Q को एज सच रखेंगे क्योंकि Q चार्ज वही रहेगा। V की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर यहाँ से हम E0 को ले लें कॉमन तो अंदर क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अभी तो ये सिंपल वैल्यू दिख रही है। अगर इस वैल्यू को हम रख दें किसमें? एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पे इसको फर्दर लिख सकते हैं E0 कितना? D। अब ये हिस्सा देखो यहाँ पे T दोनों में है, इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। अब इसमें से माइनस टी है और ये प्लस टी है। अगर हम माइनस टी को कॉमन ले लें, किसको कॉमन लेना है? माइनस टी को, तो क्या बचेगा यहाँ पे? इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि माइनस टी चला गया बाहर। अब यहाँ से प्लस टी जाएगा तो अंदर साइन क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन के। ये हमारे पास क्या हो जाता है? V नेट। और एक चीज़ ध्यान देना, E0 की वैल्यू हमने अभी ऊपर लिखी थी, E0 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू में इसको पुट कर दें सब्स्टिट्यूट करके तो क्या हो जाएगा? ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी, ये कैपिटल ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के इन आ स्मॉल ब्रैकेट। अब इस वैल्यू को V नेट को यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन फर्दर एप्सिलॉन नॉट A, और क्या है ये? D माइनस टी मल्टीप्लाइड में है, ऊपर के हिस्से में रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन के। ये पूरा का पूरा पेयर सेट Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। ये आपका यूनिवर्सल विद द थिकनेस ऑफ T एक फार्मूला निकल के आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलते हैं। फैरेड इसकी यूनिट होगी, साथ में जब भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करना, ये फैरेड के साथ यूनिट लिखी जाती है। इसमें कुछ केसेस आते हैं, जैसे अगर हम बात करें इनकी, इस फार्मूले के बेस्ड पे केसेस होंगे। जैसे अगर हम D की बात करें, T के इक्वल हो जाए, देखो जरा D और T इक्वल हो गए तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू मल्टीप्लाइड में यहाँ पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू बची रह जाएगी। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे अकेले T के रिस्पेक्ट में,
तो ये जो टोटल डेटा है C हमारे पास क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, साथ में क्या K ऊपर आ जाता है। तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो हम जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं इस कंडीशन में पैरेलल प्लेट के लिए, विद द स्लैब जब कंप्लीटली फिल्ड होगा तो K टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहीं पे अगर हम केस की बात करें कि जो थिकनेस है इन कंपेरिजन टू द, जैसे एक बहुत बड़ा पैरेलल प्लेट कैपिंग है और उसमें एक पतली सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर डाल दी, थिकनेस स्लैब का, तो स्लैब की थिकनेस क्या हो जाए, ऑलमोस्ट T इक्वल्स टू मच स्मॉलर देन D। तो हम एक टाइम के बाद जब यहाँ पे बात करेंगे तो D को इन द सब्सट्रैक्टेड वैल्यू ड्रॉप कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास क्या, ये जो K है कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। और जब ये इन्फिनाइट हो जाएगा तो हमारे पास जब यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 से -0 करेंगे तो इस पे 0, और जो फार्मूला बचेगा वो सीधे सीधे कितना बचेगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ये फार्मूला हो जाएगा कब, जब थिकनेस ना के बराबर हो और K उस केस में कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। ये वैल्यूज़ इसी फार्मूले के सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में आती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्क्स में ये आपको MCQs पैटर्न पे नीट और जेई के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेरिवेशन का जो नाम है ये क्या है, कैपेसिटेंस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्लैब के बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रेशर की, क्योंकि जब हमने बात की थी कि अलग अलग शेप में अलग अलग टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे अगर कोई एक स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस पे बाहर की तरफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, अंदर की तरफ ये इनक्लोज सरफेस है। अब इनक्लोज सरफेस की वजह से यहाँ पे कुछ प्रेशर लगेगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को भी P से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जनरल फार्मूले पढ़े हुए हैं प्रेशर के कि फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है। अब अगर बात करें इस सरफेस का, या अगर प्लेट हो या स्क्वायर सरफेस हो या अलग अलग डिफरेंट शेप के सरफेसेस हो सकते हैं, उनका एरिया यहाँ पे हम पुट करेंगे। और एरिया की अगर हम बात करेंगे तो एरिया सर्किल के लिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही स्क्वायर होगा तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। रेक्टेंगुलर शेप होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो अलग अलग शेप के हिसाब से हम यहाँ पे एरिया पुट करते हैं। लेकिन फोर्स की जब बात करेंगे तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स हो जाता है Q इंटू E। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पढ़ रखा है। तो जब Q इंटू E के टर्म्स में आएगा तो Q क्या हो जाएगा, Q इज क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, सिग्मा कितना हो जाता है, Q बाई A। तो यहां से Q कितना हो जाएगा, Q को हम रख सकते हैं सिग्मा इंटू A, तो यहां पे हम लिख देते हैं सिग्मा इंटू A। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में, इसके लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, लेकिन ज़्यादातर हम किसके, प्लेट सीट के लिए पढ़ते हैं। और प्लेट सीट के लिए हमने पढ़ रखा है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है टोटल या एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए हो जाती है ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस पे, क्योंकि प्रेशर जो लगेगा एक ही सरफेस पे मेजर किया जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अब ये प्रेशर में हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। प्रेशर की जगह पे हम क्या रखेंगे, Q इंटू ई, क्यू ई अपॉन ए प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर को फर्दर Q की जगह पे हम रख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन ए इंटू ई की जगह पे क्या रख देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम पाएंगे एरिया से एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो प्रेशर यहां पे वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखते हैं। यूनिट के टर्म्स में बात करेंगे तो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर या बार के टर्म्स में इसको हम मेजर करते हैं, या एटीएम के टर्म्स में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यही जो प्रेशर होता है, आपने देखा होगा सोप के जो बबल्स बनते हैं, साबुन के बबल्स होते हैं ना, उड़ते हैं प्रेशर की वजह से, ये हवा में उड़ते हुए देखते हैं, रंग बिरंगी सरफेस नजर आती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन वहाँ पे काज होता है, और उसकी वजह से सोप बबल धीरे धीरे जब राइज करती है, तो राइज करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसी आती है कि वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो उसका फटना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स। क्योंकि जब सरफेस पे वो मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से अपर लेयर पे क्या चार्जेस प्रेजेंट हो जाते हैं, और उन चार्जेस की वजह से उस पर प्रेशर लगने लगता है, और उस प्रेशर की वजह से बबल्स आसानी से क्या हवा में ऊपर जाके फट जाते हैं। सोप बबल की अगर हम बात करें तो सोप बबल का कुछ इस तरह से शेप देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो केस होगा, आउटर सरफेस पे बाहर की तरफ जो हवा होगी, हवा क्या कर रही होगी, अंदर की तरफ एक प्रेशर लगा रही होगी, तो एयर की वजह से इस पे प्रेशर लग रहा होगा किधर, अंदर की तरफ। तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्रेशर एटमॉस्फेयर का किधर, इनसाइड में। तो हम यहां पे आई से लिख देते हैं इनवर्ड। एक प्रेशर इनवर्ड लग रहा होगा। अब कुछ अंदर भी तो गैसेस होंगी ना, तभी तो बबल बना है। तो अंदर वाली गैसेस क्या कर रही होंगी, बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। तो एक प्रेशर लग रहा होगा किधर, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों प्रेशर किसके हैं, एटीएम के, यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि जो सराउंडिंग में एयर है उसकी वजह से प्रेशर लग रहे होंगे। अब कंडीशन बताई गई है कि चार्ज सरफेस है, चार्ज सरफेस हो जाएगी क्योंकि हवा में जब फ्लोट कर रही होगी तो क्या हो जाएंगे, इस पे चार्जेस एक्यूमुलेट कर जाएंगे, और जब चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा, और वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कौन सा प्रेशर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी हमने पढ़ा है कितना होता है इसका वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर लगेगा किधर, बाहर की तरफ। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ये किधर, आउटवर्ड लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किधर लग रहा है, आउटवर्ड्स। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर फील होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसको खींच रहा है, लेकिन अंदर भी बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जनरेट होगा, टेंशन, और उस टेंशन को बोलते हैं हम क्या, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये कहां पे फील होगा, कैपिटल टी, या सरफेस टेंशन को पी के नाम से जानते हैं, ये पी टी लिख देते हैं हम सरफेस टेंशन की वजह से। ये फील होगा किधर, अंदर की तरफ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे तो हमारे पास इस इकलौते जो सोप बबल है, ये हवा में जो उड़ रहा होता है, हमें तो लगता है क्या है कि सिर्फ हवा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया है और उड़ रहा है, लेकिन उस समय उस पर ये 4 प्रेशर वर्क कर रहे होते हैं। तो चारों प्रेशर की कंडीशन अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनवर्ड प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो हम यहां पे बात करेंगे इनवर्ड की, इनवर्ड्स इक्वल्स टू आउटवर्ड्स। अब इनवर्ड प्रेशर क्या लग रहा है, इनवर्ड देखो, P इनिशियल ड्यू टू द एयर, तो P इनवर्ड प्लस, और इनवर्ड कौन लग रहा है, सरफेस टेंशन PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और क्या आउटवर्ड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो यहां पे हम बात करेंगे P एटमॉस्फेरिक प्लस P इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो ये केस आपका बन जाएगा इक्विलिब्रियम का, जहां पे हम नेट प्रेशर को क्या कर देते हैं, बैलेंस। अब यहां पे एक कंडीशन पूछी जाती है, इफ इनर प्रेशर exert more अमाउंट। मतलब क्या है कि अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा अमाउंट अप्लाई कर रहा है, तभी तो क्या होता है, जब सोप बबल सरफेस पे नीचे होती है, नीचे से जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज करती है, उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। क्यों इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि उस केस में जो पी आउटवर्ड लग रहा होता है, किसकी वजह से, अंदर से बाहर की तरफ, तो पी आउटवर्ड क्या हो जाता है, इनवर्ड से ज्यादा हो जाता है। तो पी क्या हो जाता है, इनवर्ड कंडीशन में। और जब ये कंडीशन आती है पी आउटवर्ड इनवर्ड से ज्यादा हो जाता है, उस केस में देखो क्या हो जाता है, पी आउटवर्ड ये गया उधर पी इनवर्ड, तो पी टी जो होता है ये माइनस में हो जाता है, कितना, पी ई, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सरफेस टेंशन से क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और जब अंदर वाला प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो बबल एक टाइम के बाद क्या कर जाती है, फट जाती है। तो ये एक्सर्ट प्रेशर के एक्स्ट्रा कंडीशन में वर्क करता है। अगर यहाँ पे बात करें इक्विलिब्रियम फेज हो, यानी कि पीओ इक्वल हो जाए पी आई के, उस केस में पीटी भी इक्वल हो जाता है पी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यानी कि प्रेशर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इक्विलिब्रियम केसेस देखने को मिलते हैं सोप बबल पे। इन पे बेस्ड थ्योरेटिकल पोर्शन आते हैं, और यहाँ पे जब भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इन वैल्यूज को आपको दे रखा होगा और उसके बिहाफ पे आप ये फार्मूला याद रखिएगा, और बाकी जो भी वैल्यूज होंगी वो गिवन कर दी जाएंगी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में या बार के टर्म्स में। आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन आसानी से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इन पे बेस्ड सॉल्व कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट इतना समझ लो कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्ड एज एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में इसको जानते हैं। एनर्जी डेंसिटी पूरा नाम लिख लेते हैं इसका। अगर यहाँ पे बात करें U की, तो इसके टर्म्स में ये क्या हो जाता है, D टोटल U। अगर हम स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं तो टोटल जो एनर्जी डेंसिटी है ये, और ये क्या है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि V के टर्म्स में इसको बात करेंगे। U बाई V हमारे पास क्या हो जाती है, एनर्जी डेंसिटी। इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पढ़ रखा है कि ये कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और एक चीज ई हमने पढ़ रखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको यहाँ पे पुट करें फर्दर इसकी जगह पे, तो ये कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा के टर्म्स में तो सिग्मा स्क्वायर बचेगा, और 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है किसका, एनर्जी डेंसिटी का, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर याद कर पाओगे तो ये कुछ वैसा ही है जो चार्ज बॉडी की वजह से प्रेशर लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के ही इक्वल नजर आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम बात करें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें या यू निकालना चाहें, तो हम इन दोनों फार्मूलों को एसोसिएट करके आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। V यहाँ पे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाती है, जूल पर मीटर क्यूब। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में, कि जब एक पर्टिकुलर लार्ज चार्ज बॉडी को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बांट देते हैं, या कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप।
छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाई गई। तो लेट एज्यूम करते हैं यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें जो हैं इनके नंबर्स हैं स्मॉल एन नंबर है, और एक बूंद का जो रेडियस है वो क्या है, इनका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। एक बूंद का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। इनको मिक्स करके एक बड़ी सी बूंद बना दी गई। ठीक है, अब इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर। स्मॉल आर तो यहां पे हमने इस छोटी वाली का मिनट किया था, तो इसको मान लेते हैं कितना, कैपिटल आर हो जाएगा। और जब यहां पे हम बात करेंगे छोटी बूंदों को कंबाइन करके नई बड़ी बूंद बनाई गई, तो इसकी वजह से इस पे इफेक्ट क्या होगा और किन किन चीजों पे वेरिएबिलिटी आएगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके चार्ज की। अगर इस पे चार्ज क्यू डैश है, सभी बूंदों को मिला के एक बूंद पे चार्ज अगर हम बात करें Q है और n नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको हम मान लें कैपिटल Q नेट चार्ज था, तो ये भी कैपिटल Q चार्ज ही कैरी करेगा, यानी कि NQ इक्वल्स टू कैपिटल Q हो जाएगा। और एक चीज, इन बूंदों का जो टोटल n नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो जब इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो अगर याद कर पाओ तो ये क्या है, एक स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जब बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को वॉल्यूम हम क्या कर देते हैं, इक्वल। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इसकी बात करेंगे तो स्मॉल n नंबर के साथ ये मल्टीप्लाइड रहेगा, लेकिन साथ में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर हम बात करें किसकी, कैपिटल आर क्यूब की, तो ये कितना हो जाएगा, n स्मॉल आर क्यूब। अगर r यहाँ से निकालें रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर 1/3 r। ये तो हो गया रेडियस। लेकिन अब यही केस हम किसके, अगर कैपेसिटर की बात करें, तो बड़ी ड्रॉप का जो कैपेसिटर होगा ये भी n की पावर 1/3 स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटर, इसको हम स्मॉल लिख लेते हैं। इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी हो, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये n की पावर 1/3 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल हो जाएगी। अगर यहीं पे हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी भी कितनी, n की पावर 1/3, और ये क्या, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं। तो सारी की सारी वैल्यूज इसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे n का नंबर क्लियरली पता लगा लें, तो हम आसानी से इसमें जो कैपेसिटर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वॉल्यूम होगा, इन सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर पाएंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन किए गए हैं। जो एग्जाम्पल आपके बुक में है वहाँ पे भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो इस पॉइंट को, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे एक टर्म आता है छोटा सा, कि जब हम बात करते हैं कोई बॉडी या एक ड्रॉपलेट्स है, ये लेट एज्यूम चार्ज है। अगर ये चार्ज बॉडी है, तो अब इसकी वजह से क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है तो इस चार्ज का साइज ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। दोनों कंडीशन में जो साइज होगी ऑफ ड्रॉप्स की, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर कोई ड्रॉप चार्ज है, उसका पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज, दैट डज नॉट मैटर, दैट विल बी इंक्रीज ऑलवेज, बट मास की साइज तो हमेशा बढ़ेगा। लेकिन मास, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मास क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मास इंक्रीज करता है। मतलब कहने का है कि अगर
कोई सरफेस चार्ज पॉजिटिव है तो इसका ओवरऑल मास घट जाता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जब कम होंगे या बढ़ेंगे तो मास भी क्या करेगा? घट जाएगा और नेगेटिव में बढ़ जाएगा। बट साइज हमेशा इंक्रीज करता है, वो चाहे नेगेटिव साइन हो चाहे पॉजिटिव। उम्मीद है जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस टी की वजह से, या स्मॉल ड्रॉपलेट्स का कॉम्बिनेशन एक बड़ी ड्रॉप बनाने के लिए, या एनर्जी डेंसिटी, या प्रेशर, इक्विलिब्रियम फेज, सब अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स के फॉर्म में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आज कैपेसिटेंस का। अगले पार्ट्स में मिलते हैं इसके आगे की कहानी के साथ। अगर यहाँ तक किसी तरह की कोई डाउट है या किसी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रही है तो स्क्रीनशॉट लेके, या आपके पास कोई क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, आप वहाँ से बेझिझक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट लेते रहें।